मैं ये सवाल कर रही थी कि जैसे सर ने बहुत ही एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में बताया कि फैमिली को करना क्या चाहिए अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए, और ध्यान भी रखें बट खुद भी अपने आप का अपना भी ध्यान रखें। बट ये सारे काम सर फैमिली तभी करेगी जब वो ये मानेगी कि उनका लव्ड वन प्रॉब्लम में है। मोस्टली दे कैन नॉट एक्सेप्ट दिस रियलिटी। आई मीन उनको ये बहुत मुश्किल लगता है, और उनको ये लगता है, और हमारे बार बार एजुकेट करने पर भी वो अपने जो उनके तरीक़ाकार हैं, तरीके हैं या उसको ही फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, ये शेम वाली बीमारियां हैं। मतलब खामखा आज 21वीं सदी में भी साइकेट्रिक इलनेसेस को और नशे की बीमारी को बहुत स्टिग्मा के साथ देखा जाता है। हालांकि इससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। जब किसी चीज़ में शेम होती है तो वो सरफेस के नीचे चली जाती है, गायब नहीं हो जाती, और वो मसला बढ़ता रहता है और लोग उसे छुपाए रखते हैं। और जितने देर से कोई इलाज में आता है उतना ही इस बात का भी ख़तरा होता है कि इलाज में आने से पहले वो नशे की बीमारी कई और लोगों को भी लगा चुका होता है। क्योंकि नशा करने वाला कब नशा बेचने वाला बन जाता है इसके बारे में कुछ पहले से नहीं कहा जा सकता। मुझे ये आज अंदाज़ा हुआ है कि एक तरह से छूत की बीमारी भी है। नहीं, छूत की बीमारी नहीं है कि एक दूसरे को छूने से लगती हो, लेकिन मिलने मिलाने से ये बीमारी ज़रूर लगती है, इकट्ठा बैठने से। जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नशा करते हैं तो पहले वो किसी को सैम्पलिंग करते हैं, चखाते हैं, ताकि उन लोगों को आदत पड़ जाए। और ये सैम्पलिंग भी उनको नशा बेचने वाले डीलर से मिलती है, क्योंकि अब उनके पास पैसे ख़त्म हो गए होते हैं और वो डीलर से जाके नशा उधार मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम उधार जो मांग रहे हो तो तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि हमारे कारिंदे बन जाओ और तुम्हें अपना नशा हम फ्री दे दिया करेंगे, और तुम आगे जो अमीर घरानों के लड़के लड़कियां हैं तो उन तक तुम नशा लगाओ उनको, और फिर उनकी ज़रूरत बना दो और फिर वो ख़रीदने पे मजबूर होंगे। तो एक तरह से जो पहले नशा करने वाला होता है बाद में वो ड्रग डीलर भी बन जाता है।